नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। क्या उत्तर प्रदेश के मदरसों में संघ के खिलाफ जिहादी प्लान चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के मदरसों में तालीम के नाम पर बच्चों के दिमाग में आरएसएस के खिलाफ जहर घोला जा रहा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मदरसे से विवादास्पद किताब बरामद हुई। मदरसे से बरामद किताबों में आरएसएस के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी गई। आरएसएस को एक आतंकी संगठन बता दिया गया। मदरसे से बरामद किताबों में मालेगांव ब्लास्ट का जिक्र है और इसका जिक्र करते हुए विवादित लेख लिखे गए। पुलिस की छापेमारी में मदरसे से ये किताबें बरामद की गई है। अब आपको ये बता दें कि ये किताब उस आरोपी मौलवी के कमरे से बरामद हुई जो कुछ दिन पहले ही इसी मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री चला रहा था। इसे कोई और नहीं बल्कि मदरसे का प्रिंसिपल और टीचर ही अंजाम दे रहे थे। इसके साथ ही 2 और लोग भी इसमें शामिल थे। इनका काम था नकली नोटों को बाजार में खपाना। अब इस मदरसे से विवादित किताबें मिलने से बवाल मचा हुआ है। मदरसे में पहले नकली नोट और अब विवादित किताब मिलने के बाद सवाल उन मौलानाओं से जो मदरसे में एक्शन पर योगी सरकार को समय समय पर कोसते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या इस तरह के जिहादी प्लान पर भड़काऊ मौलाना विरोध करेंगे? सवाल यह है कि क्या इस तरह की कोई चीज मदरसे के अंदर चोरी छुपे चलाई जा रही है जो हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है? ये बहुत सारे सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जानिए। प्रयागराज मदरसा साजिश पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोहियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इन आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। दिनेश शर्मा पूर्व उप मुख्यमंत्री और इस मामले पर उन्होंने बड़ी बात कही। आपको याद होगा कैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे करवाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, इसकी कोशिश थी योगी सरकार, लेकिन मौलानाओं ने इसका विरोध किया। विरोध के बाद मामला आगे बढ़ता गया और अब ये जो चीजें सामने आ रही हैं मदरसे को लेकर, उस पर क्या कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो जरा सुनिए। देखिए, ये दुखद है और इस प्रकार का जो भी प्रयत्न कोई भी राष्ट्रद्रोही तत्व करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उनकी 3 पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस प्रकार का जघन्य अपराध करने का दंड क्या होता है। मैं समझता हूं कि जो धार्मिक स्थल हैं उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम भी ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले, न कि शिक्षा ऐसी दो जो आपको धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता हो। इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को आरएसएस की ABCD नहीं पता है। इस पर रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और मौजूदा समय में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आरएसएस पे भले इतनी बड़ी बात लिखी गई हो, इसकी किताब भले ही पढ़ रहे हो, लेकिन इन लोगों को आरएसएस की अभी ABCD भी नहीं पता है। एक तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी जो 3 पीढ़ियां नहीं भूलेंगी, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इन लोगों को आरएसएस की ABCD नहीं पता। क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो सुनाते हैं। जो ऐसे कोई भी साहित्य प्रसारित किए हैं, प्रचारित किए हैं या छापे हैं, उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रभक्ति की ABCD भी नहीं मालूम। तो पहले मदरसे से नकली नोट मिलना, उससे ये पता चलना कि ये नकली नोट जो है वो बाजार में खपाए जाते हैं, और उसके बाद जब पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें पढ़ी जा रही हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो आपत्तिजनक हैं और वो आरएसएस को लेकर है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ गए हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। संगीत रागी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस के अच्छे जानकार हैं। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। बिलाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। और सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए अजहरी साहब, मैं शुरुआत चर्चा की आप ही से करता हूं। मदरसे में जाली नोट मिल गए, संदिग्ध किताबें आरोपी मौलवी के पास से मिल गई, इसे कैसे देख रहे हैं आप सर? क्योंकि मदरसे के उत्थान की बात पर आप पुरजोर विरोध तो करते हैं, लेकिन ये चीजें जो कानूनन भी गलत हैं, इसको क्या किसी तरह से आप डिफेंड कर पाएंगे? देखिए, उसकी सही तहकीक होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को फंसाया जा रहा है जाली नोटों के नाम से या किताबों के नाम से, और अगर वाकई में इस तरह के कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं तो गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तहकीक होनी चाहिए। मौजूदा सरकार पर किसी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। वो मुसलमानों के खिलाफ कब क्या चीज इस्तेमाल कर ले मालूम ही नहीं है। जो आरोपी है कोई,
कोई शख्स आरोपी हुआ है और उस पर उसका घर तोड़ दिया जाए, उसकी बिल्डिंगें खत्म कर दी जाए, आरोपी होने के बाद तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है। हो सकता है किसी मौलाना से पर्सनल कुछ हो, परेशानी हो, तो इसकी तहकीक होनी चाहिए ईमानदारी अच्छा से। अजहरी साहब, मैं कह रहा हूं कि जो आप बुलडोजर की कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं उस पर तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती वक्तव्य से बहुत सारी चीजें साफ भी हो जाती हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट करेगा या कहेगा, मुझे लगता है सरकार उसी संबद्ध कार्रवाई करेगी। तो वो मिला जुलाकर बात कानूनी है। यहां पर भी मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये सेफ पैसेज क्यों दे रहे हैं उन मौलानाओं को, उन मौलवी को जो अपने मदरसे में नोट चला रहे थे, नकली नोट चला रहे थे, या फिर वो आरएसएस विरोधी किताब पढ़ रहे थे। आरएसएस तो सर सामाजिक संगठन है। आप मुझे कोई ऐसी चीज बताइए जिस पर यह साबित हो कि आरएसएस किसी तरह से आतंकी संगठन है, और अगर यह साबित आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह की किताबों को रखने वाले मौलवी को कैसे डिफेंड कर पाएंगे आप? देश में कोई भी संगठन चलने वाला, मैं किसी संगठन को आतंकवादी संगठन नहीं कहता। ये अलग बात है। हमारे चेहरों को देख करके ये एक साथ बैठे हुए हैं ऊपर को, ये जब चाहते हैं तब जिहादी, तब चाहते हैं आतंकवादी कह देते हैं। लेकिन हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम किसी, हमारे देश में कोई संगठन चल रहा है हम उसको आतंकवादी संगठन कहें। आपके यहाँ आतंकवाद की परिभाषा क्या है, उसको आप उजागर करें पहले क्या है। अगर उस मदरसे में इस टाइप की किताबें पाई गई हैं तो वाकई गलत है, उन पर कार्रवाई। तो अजहरी साहब आज नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर अमूमन ये नहीं कहते। अजहरी साहब आज पहली बार कहेंगे कि मौलाना साहब गलत थे अगर ये किताब पढ़ रहे थे। एक लाइन में। नहीं, बिल्कुल गलत है। हम तो खुल करके बोल रहे हैं वो गलत है। अगर वो ऐसा वाकई कर रहे हैं उसकी तहकीक होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना साहब गलत है बिलाल भाई, मौलाना साहब गलत है। चलिए अजहरी साहब ने मान लिया मौलाना साहब गलत हैं, तो ये तो पुलिसिया कार्रवाई में पता चल गया कि मौलाना साहब गलत हैं, गलत इंटेंशन वाली किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं पकड़े जाते तो वो किताब भी पढ़ते और उसको बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट भी करते। तो ये एक तरीके से क्या कोई इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है क्या इस तरह से शैक्षणिक संस्थानों में, कि जो राष्ट्र विरोधी हो, जो चीज सही ना हो उसे परोसा भी जाए? बिलाल भाई देखिए, राष्ट्र विरोधी जो भी चीजें हैं उसको कभी हमने ना सपोर्ट किया ना कभी करेंगे जी। लेकिन एक पर्टिकुलर घटना को एक मुद्दा बना के देश के अंदर जिस तरीके से नफरत पैदा करने वाले लोग हैं वो साफ दिख रहा है। और सुन लीजिए, और अभी आप इस पे बात नहीं करनी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है विनोद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हरियाणा के अंदर मॉब लिंचिंग हो जाती है, मॉब लिंचिंग किस तरीके से की जाती है, सुन लीजिए एक मिनट बीच में बोलेंगे। हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार है, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, बीएडए क्या कर सकते हैं, कौन ध्यान देगा? आसाराम के आश्रम जाके देखिए, बाबा राम रहीम के आश्रम बिलाल भाई आज मदरसे में आरएसएस विरोधी किताब पर चर्चा हो रही है। बिलाल भाई आप गलत सब्जेक्ट पढ़कर आ गए क्या? एक बार डिबेट करिए ना, किस तरीके से लड़कियों का नहीं, शोषण हुआ। ठीक है हो जाएगी डिबेट बिलाल भाई, हो जाएगी डिबेट। नहीं करेंगे बिलाल भाई, ये तो व्हाट अबाउटरी तो कोई मसला ही नहीं है ना। अगर मैं ए पर डिबेट करूंगा आप बोले डी पे क्यों नहीं करेंगे, तो ऐसे तो फिर कभी आप ए पर बात ही नहीं कर पाएंगे। मेरा मुद्दा आज का ये है कि मौलाना के, मैं ये कह रहा हूं कि मदरसे के अंदर मौलाना साहब आरएसएस विरोधी किताब पढ़ेंगे तो आरएसएस की छवि को बिट्रे ही करेंगे ना अपने छात्रों के बीच में। मारा जा रहा है उसका कसूर बताइए मुझे। जिसको बीफ के शक में, खाने के शक के नाम पे मारा जा रहा है, उसको क्या कसूर था? उसको जिंदगी खत्म कर शांत हो जाइए बिलाल भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओके ओके, जवाब देगा, शांत हो जाइए। ठीक है ओके, सैयद जवाद भी मेरे साथ, सैयद जवाद करूंगा। विनोद बंसल भी मेरे साथ। विनोद जी बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आरएसएस के बहुत अच्छे जानकार संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, मदरसे के अंदर एक ऐसी किताब जिसमें आरएसएस को बताया जाता है कि सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, मौलाना साहब अगर ये किताब पढ़ते हैं तो क्या यही नहीं परोसेंगे अपने बच्चों के बीच में? इस तरह की किताब अगर मौलाना साहब पढ़ते हैं तो क्या इंटेंशन दिखते हैं सर आपको? देखिए, मुझे तो गलतफहमी नहीं है। यदि किसी और को गलतफहमी होगी तो होगी, लेकिन मुझे गलतफहमी नहीं है कि भारत के मुसलमानों का एक हिस्सा पूरी तरीके से तालिबानी मानसिकता में जी रहा है। और वो, यदि आप सिमी का डॉक्यूमेंट अभी भी आप पढ़ सकते हैं जी, इस देश को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना, गजवाए हिंद में कन्वर्ट करना, ये लोग मानते हैं कि हमारे ये इस्लाम का मैंडेट है। और के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। एक एक करके बिलाल भाई, एक एक करके जो कुछ भी इस देश में हो रहा है वो उसी अनुसार आप जितने देखेंगे, तब जितने दुनिया में टेरर हुए हैं, आप उनके पीछे की हिस्ट्री आप देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं तबलीगी जमात का हिस्सा होते हैं वो। जी।
देवबंद इस्लाम देखिए, जो है तबलीगी भारत जमात के को बदनाम अंदर नहीं करिए, जो ये टिकट गलत देता है, अल्फाज यूज मत करिए। कहाँ होता है, कहाँ देवबंद बताइए मुझे एक बार। इस्लाम, देवबंद इस्लाम ही जो है वो आप नहीं, डूरन इस्लाम को लाइन के कोसना तो दाएं साइड आपकी और बाएं पहले से साइड मानसिकता है। दोनों ए प्लस बी साइड का जो है इतिहास वो मैं बता जैसे दूं आपको। मोहम्मद अभी पैदा ये करता केशव है, प्रसाद मौर्य हिंदू बोल रहे थे, मुजाहिदीन पैदा आरएसएस का करता है। इतिहास बताइए। बिलाल भाई और एक एक करके, बिलाल भाई प्लीज, मैं शालीनता से कह रहा हूं। हाँ। वो इस्लाम भारत में देवबंद इस्लाम जो है, जमीते इस्लाम हम्म आज भी भारत के अंदर वर्क कर रहा है हम्म और इनकी व्याख्या में हिंदू काफिर है हम्म और काफिरों को सजा देना इस्लाम को और दीन की सेवा करने गलत के गलत बराबर बातें है। नहीं होने देंगे। देखिए मेरे भाई, इस पूरे तरीके से नहीं पूरे होगा। भारत के बिलाल भाई, अंदर उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आ रहा हूं आपके आ पास। रहा है वो ऐसा ही रहा है नहीं चलेगा भाई। और कौन काफिर बोल रहा इस्लाम है? का व्यवहार यही रहा है। हम्म और आज कोई वो अलग हो जाएगा इसलिए हाँ। नहीं है, आज चूंकि हिंदू मेजोरिटी नहीं, है। लेकिन 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 संगीत रागी जी, मैं इसको और बड़े पर्सपेक्टिव पे समझना चाह रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि आरएसएस को जिस तरह से डिफेम किया जा रहा है, आरएसएस एक सामाजिक संगठन है। आरएसएस की अपनी जो मूल लाइन है, आरएसएस उसमें ये कहता है, द आइडिया ऑफ संघ इज टू कैरी द नेशन टू द पिनेकल ऑफ ग्लोरी थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर सोसाइटी। वो पूरे सोसाइटी को साथ लेकर चलने की बात करता है। लेकिन अगर डिमीन किया जा रहा है या डिफेम किया जा रहा है आरएसएस को, इस तरह के सोच वाले अगर पढ़ाने वाले लोग हैं, तो क्या ये एक इकोसिस्टम के साथ एक पीढ़ी को ही इस तरह से तैयार करना चाहते हैं कि वो एंटी इंडिया या एंटी इस तरह के संगठनों के रूप में काम करें? देखिए, मूलतः जो है जी वो इनका पूरा स्टैंस जो है वो एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है। इसको किसी के बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो पूरा ये मानता हूं कि 1947 में हिंदू और मुसलमान दोनों का बंटवारा हुआ था, तो जनसंख्या का भी बंटवारा हो जाना चाहिए था। हमारे पुरखों ने जो तथाकथित नेता था तो उनका मानना था, यही असलियत है इन लोगों की। मानना था कि नहीं ये मुसलमानों के साथ रह सकते हैं और नतीजा ये है कि आज सजा ये देश भुगत रहा है। यही है इनका। मुसलमानों की इस मानसिकता की सजा ये आज भी देश भुगत रहा है। नहीं, संगीत रागी के लिए अपने शब्द और अपने विचार में पहले ही क्लियर कर दूं, टाइम्स नाउ नवभारत और मैं व्यक्तिगत इस बात को मानता हूं कि हमारे देश में सब भाई भाई हैं और सभी एकता के साथ रहते हैं। मैं नहीं मानता। हाँ संगीत जी, ये आपके अपने विचार है। संगीत जी, आपके अपने विचार है। सरपंच से जुदा का नारा लगाता क्या? हाँ ओके, भाई ठीक है। संगीत रागी और ठीक है, संगीत रागी और सैयद जवाद को अगर स्क्रीन पर रख पाए। सैयद भाई, ये जैसा संगीत जी बता रहे हैं कि ये एक इस तरीके का ट्रेंड बनाया जा रहा है जिसमें आप पीएफआई का वो 2047 वाला डोजियर देख लीजिए, वो सिमी के उस डॉक्यूमेंटेशन की बात यहां पर संगीत रागी कह रहे हैं जिसमें कि भारत में एक गजवाए हिंद की प्लानिंग जो है वो चल रही है। तो क्या उसका एक हिस्सा है ये जो मदरसों के अंदर इस तरह के मौलाना है जो आरएसएस विरोधी चीजों को पढ़ रहे हैं, या यूं कहिए कि राष्ट्र विरोधी चीजों को पढ़ रहे हैं? सैयद जवाद प्लीज। नहीं, जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं आप, ये जो आप किताब दिखा रहे हैं, वो पूर्व आईजी जो हैं महाराष्ट्र के एमएस मुशर्रफ साहब ने लिखी है जी। और किताब तो कोई भी पढ़ सकता है और उसमें बाकायदा उन्होंने 26/11 का और हेमंत करकरे का जिक्र करा है। उसको पढ़ने की जरूरत है और यहीं से पब्लिश हुई है, कहीं बाहर से नहीं है। और उसकी अध्यक्षता जो करी है वो पूर्व जस्टिस साहब ने, शिंदे साहब ने की है। आपको पढ़ना चाहिए और लोगों को पढ़ना चाहिए किताब। इस किताब को पढ़ने में क्या दिक्कत है? बहुत सी किताब जो है आतंकवाद के खिलाफ भी लिखी हुई है और ऐसी किताबें नहीं तो जवाद भाई, सैयद जवाद भाई, कई किताबें ऐसी भी लिखी हुई हैं जिसमें मुस्लिमों को डिफेम किया गया है। मैं 5 किताबें अभी नेट पर डालूंगा तो दिख जाएगी आपको भी, तो आप उसको भी सजेस्ट करेंगे कि पढ़ना चाहिए? ये किताबें पढ़ने में क्या दिक्कत है? किताबें पढ़िए आप। आरएसएस की किताबें बहुत सी लिटरेचर में लिखी हैं। और आपको बता दूं, आरएसएस के बारे के में आप देखिए, जो हमारे सरदार पटेल साहब थे, फरवरी 1949 जब गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या लिखा? तमाम किताबें आजादी के बाद का भारत की किताब है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी आरएसएस की तारीफ की थी। 1963 में गणतंत्र दिवस में बाकायदा आरएसएस को बुलाया गया था सर। हर पहलू है ना सर हर चीज के। और आप, मैं सैयद जवाद भाई ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए ना कि अगर आप सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताते हैं, अगर हमारे पास वो विजुअल है आरएसएस के, तो हम बताएं कि आरएसएस के जो तमाम स्वयंसेवक हैं उनके पास क्या कोई बंदूक है? क्या उनके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो किसी पर हमला करके मार सकते हैं क्या?
भाई सुन लीजिए पूरी आप आतंकी पूरी संगठन बातें कहते हैं किस सुनने दे बिना पर? भाई किताब लिखी हुई है, मैंने थोड़ी ना लिखी है। अरे तो सर किताब हमेशा एक पर्सपेक्टिव है। आप सजेस्ट करेंगे जो इस्लाम विरोधी किताब लिखी गई है वो पढ़े कोई? जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़े, स्वतंत्रता है देश के अंदर, जिसको जो पढ़ना लिटरेचर को लेते हैं। सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। आ रहा हूँ विनोद जी, आ रहा हूँ इसके बाद। करे कि अभी सुन लीजिए, कोर्ट के अंदर हलफनामा देख करके आरएसएस के एक प्रचारक ने कहा कि आरएसएस कौन सी ट्रेनिंग देता है, बाकायदा उसके ऊपर आज तक जांच नहीं हुई, कोर्ट के अंदर हलफनामा। ठीक है संगीत जी, वो कह रहे किताब पढ़ने में क्या दिक्कत है, और इसका एक बहुत बड़ा क्लॉज जो मैं अपने दर्शकों को फोटोज के माध्यम से दिखा रहा हूं, इस किताब में जो सिनॉप्सिस है उसमें जो पॉइंट 8 है उसमें लिखा गया है, संगीत रागी जी, संघ परिवार के आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और आरएसएस आतंकवाद का सबसे बड़ा वाहक। इसको लेकर क्या कहेंगे संगीत रागी? जल्दी से वो सैयद जवाद जो सवाल पूछते, फिर मैं उसके बाद विनोद जी के पास जा रहा हूं। देखिए, दुनिया में किस धर्म के मानने वाले पूरी दुनिया में हर जगह टेरर पैदा करते हैं, ये किताब ये बताने की जरूरत नहीं है। इस्लाम को मानने वाले पूरी दुनिया में टेररिज्म उन्हीं के हिस्से जाता है। हिंदू कहीं जाकर के बम नहीं फोड़ता है, मुसलमान ही बम फोड़ता है। इटली हो, पोलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, इसलिए क्यों? क्योंकि उनकी थियोलॉजी में टॉलरेंस है, उनकी थियोलॉजी में टॉलरेंस है ही नहीं, सहिष्णुता है ही नहीं, डेमोक्रेसी है ही नहीं। इसीलिए पूरी दुनिया में आज के दिन को वो घृणा के पात्र होते जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट अजहरी साहब, नहीं करता है। संगीत रागी जी आपकी बात को काउंटर करें अजहरी साहब, मैं विनोद जी आ रहा हूं, उसके बाद विक्रमादित्य जी के पास भी जा रहा हूं। ठीक है अजहरी साहब प्लीज। करके पूरी दुनिया में अविश्वास क्यों हो रहा है? क्योंकि लिखा हुआ तो है भी टेररिज्म, लेकिन जो इस्लाम के मानने वाले हैं वही दुनिया में टेररिज्म फैला रहे हैं। ठीक है अजहरी साहब बहुत जल्दी से सर। रागी जी, बतौर ज़कातो खैरात भी अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप इसको साबित करो। आप अरे इनको जरा जो आप बोल रहे हो कि पूरी दुनिया में मुसलमान फोड़ रहा है, बम फोड़ रहा है, मुसलमानों को मिटाने के लिए तातारियों ने मंगोलों को पढ़ रहा है, कौन सी कोशिशें नहीं की आज उनकी कब्रों के निशान भी नहीं कह रहे हैं ना कि हमारी दाढ़ी देख करके और मुसलमान आज भी पूरी दुनिया में जगमगा रहा है। परेशानी होनी तुम्हारे चाहिए। जैसे लोग कितने आए चले गए, मुसलमानों को मिटाने की कसमें खाते रहे। कहाँ से आते हो तुम? अभी आरएसएस का जो जानकार बंदा अपने आप को कहला रहा है, ये बंदा ये वाली भाषा बोलेगा तो आतंकवादी नहीं कहेगा। ठीक है ओके, ठीक है ठीक है संगीत जी मैं आ रहा हूं आपके पास, अजहरी साहब आ रहा हूं आपके पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं इन सब की तो तरफ से जो बातें कही जा रही है इनकी अपनी व्यक्तिगत राय। ठीक है विनोद बंसल जी मैं आपके पास आता हूं। सहिष्णुता मुस्लिम समाज का अपवाद है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। एग्रेशन मुस्लिम समाज का स्वभाव है, ये अंतर जानना चाहिए। ठीक है ओके, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ठीक है अजहरी साहब ओके पर्सनल नहीं होते, मैं आ रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करता हूं। ठीक है ओके 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 जवाद साहब एक मिनट आ रहा हूं। बिलाल भाई और अजहरी साहब आ रहा हूं आपके पास। मैं विनोद बंसल जी, अगर मैथ्स का टीचर है, मैथ्स पढ़ेगा तो मैथ्स ही पढ़ाएगा। अगर यहां पर मौलाना साहब आरएसएस के खिलाफ पढ़ेंगे तो वैचारिक तौर पर वही तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और फिर यही पौध जो है वो आगे चलकर एक बड़ा पेड़ बनेगी। तो ये तो समाज में नफरत बोने की एक कोशिश दिखती है कि पहले आप जाली नोट का धंधा भी चलाइए, आप वैचारिक तौर पर भी देश विरोधी चीजें पढ़िए और फिर वही बच्चों को बांटिए। देखिए आपके डिबेट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन तीन को छूट दे रखी है और बाकी का मुंह बंद कर रखा है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेसिकली जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग प्रोफेसर साहब के लिए किया। ये देखिए फिर बोल पड़ा, ये मैंने बोला था बीच में। ये देखिए मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता जो इनकी संस्कृति कहती है। देखिए जिस तरह का जहर जो है ना, वो अजहरी ने, अजगर है कौन है मुझे नहीं पता, जिसने बोला था वो उनको माफी मांगनी चाहिए। आपके चैनल पे देखिए आप सब चीजों को आप डिसाउंड करते जा रहे हैं, लेकिन उनको एक शब्द नहीं बोल रहे कि आखिरकार उन्होंने प्रोफेसर साहब के बारे में जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए। डिबेट अलग हो सकती है। देखिए ये बात सब दुनिया जानती है कि आपके डिबेट में आपने जितने प्रश्न पूछे तीनों में से किसी ने एक प्रश्न का टू द पॉइंट जवाब नहीं दिया। लेकिन जब अगर कोई टू द पॉइंट जवाब दे रहा है तो तीनों बिला से बिलबिला जाते हैं। आखिरकार ये जो बिलबिलाई हुई जो कौम है ना जी, आखिरकार ये जो सिस्टम है, ये जो इको सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है, ये ठीक नहीं है, देश विरोधी है। मैं कहता हूँ इनके मुंह में आग लग गई जब ये पूछा गया कि आखिरकार ये नकली नोट कहाँ से आए, नकली नोट मदरसे में क्यों बन रहे हैं।
मदरसा क्या ये कोई शिक्षण नहीं तो संस्थान है? विनोद जी वो या कहते कोई हैं कि ये सियासत है? जांच होने दीजिए, देश विरोधी हो लगता सकता है यहाँ पर कोई साजिश और सरकार फंसा रही हो। भाई, सरकार पर विश्वास मैं आ रहा हूँ जवाब भाई, सही जवाब आ रहा हूँ। विश्वास नहीं है इनको पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है। इन्होंने तो सीधा सीधा आपके डिबेट में स्टार्टिंग में कह दिया कि हमें सरकार पर विश्वास ही नहीं है। अरे विश्वास नहीं है तो जाओ फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप पाकिस्तान चले जाओ, उनसे पूछ लो। आ रहा हूँ, सही है जवाब, इसके बाद आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए इतनी हीनियस बात जो है, मैं कहता हूँ देखिए मेरी बात को पूरी नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार एक शब्द इन्होंने बोला नहीं कि ये जो मदरसा है जामिया हबीबुल, आखिरकार वहां पर जो है जाहिद खान क्या कर रहा था, आखिरकार मोहम्मद अफजाल क्या कर रहा था, वो साहिद क्या कर रहा था। ये जो मार्केटिंग टीम बना रखी थी, बाकायदा उन्होंने नोट छापने की मशीन लगा रखी थी और सारा कुछ चीजें जब्त हुई हैं, इसके बावजूद भी इनके मुंह में आग लगी कि आखिरकार बोल नहीं सकते, दही जम गई इनके। आखिरकार क्या करना भाई, क्यों नहीं निंदा करते भाई? ये देश नहीं मतलब विनोद जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैं आ रहा हूँ सही जवाब आ रहा हूँ, उसके बाद आपके पास मैं बस एक लाइन में विनोद जी ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या निचले स्तर पर ये एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है क्या मदरसों में, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, जो गैर कानूनी तरीके से सारी चीजें कर रहा है? भाई मदरसे आतंकवाद, जिहाद और इस्लामिक सेक्स गैंग के अड्डे बनते चले जा रहे हैं, इनको भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाला समय ठीक है। अजहरी साहब एक मिनट, सैयद जवाद कुछ कह रहे हैं। ओके सैयद जवाद प्लीज। मेरा जवाब ले लीजिए भाई। आ रहा हूँ बिलाल भाई, आ रहा हूँ प्लीज। सब आप ही के फेवर की बात कह रहे हैं ना, आपके पास बिलाल तो बिलबिला वैसी बातों का दूसरों की बात पर बिलबिला जाता है। ठीक है, ओके सैयद जवाद। 10 सेकंड देश को सुनना चाहिए और आपकी जनता जो दर्शक है उनको भी समझना है। यशवंत शिंदे नाम के व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके कोर्ट के अंदर, अब इनको खामोश करवाएंगे नहीं करवाएंगे? अरे बताओ ना, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, इनको खामोशी से सुनाओ, इनको समझाइए। आप अनुरोध रोकेंगे रोकेंगे। अच्छा विनोद जी सुन लेते ना, विनोद जी वो अपने एक पॉइंट के साथ आए। विनोद जी एक मिनट सैयद जवाद अपना एक पॉइंट रख रहे हैं। सैयद जवाद जी प्लीज जल्दी से कहिए, फिर वो मैं कोर्ट के अंदर हलफनामा देख करके यशवंत शिंदे नाम के व्यक्ति ने कहा है कि आरएसएस के अंदर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ गई वो साबित हो चुका है। वो क्या चीज थी उसके बारे में बोले, और तमाम वेबसाइट ने, तमाम लोगों ने ये कहा, तमाम वेबसाइट ने, तमाम न्यूज पेपर ने उस चीज को छापा है। अमेरिका की एक संस्था है जिसने आरएसएस को आतंकी संगठन में 2015 में डाला था। छाप रहे थे नहीं, लेकिन ठीक है सैयद जवाद जी, कोई नेता कुछ भी कहता है ये उसका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये साबित हुआ कभी कि आरएसएस ने कोई गैर कानूनी चीज की है, कोई देश विरोधी चीज की है? बिलाल भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, आचार्य विक्रमादित्य बहुत देर से सुन रहे हैं। आचार्य जी, लेकिन अगर कोई मदरसे में, क्योंकि दीनी तालीम दी जाती है, धार्मिक स्तर पर पढ़ाई जाती है, और अगर इसमें शुरुआती तौर पर ही बच्चों को गलत चीजें सिखाई जाएंगी, हमारे देश के बारे में, हमारे देश की संस्थाओं के बारे में गलत पढ़ाया जाएगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि आने वाले वक्त में बच्चे उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। संगीत रागी से पूछिए कि आरएसएस के अंदर जो नाथुराम गोड से, मैं आ रहा हूं, उसके बाद संगीत रागी जी के पास ही जाऊंगा। आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज। जी भाग गए साहब। ठीक है, ओके आचार्य पुरानी कहावत तो आप ही हैं। पुरानी कहावत है जी, गोया पेड़ बबूल का तो आप कहां से लेंगे? समस्या यही है, जहां से उत्पन्न किया जा रहा है, जहां से जो बबूल का पेड़ शुरू से रोपित किया जा रहा है, तो आम तो लगेगा नहीं। और यही स्थिति है यहाँ पर डिबेट में, आपने देखा चिल्ला चिल्ली ये वो फलाना धमका। अभी यहाँ पे शुरू से ज्यादा बात करनी शुरू को, सबसे पहले अजहरी साहब बोल रहे थे कि शायद अगर इनको विश्वास ही नहीं है अपने तंत्र पर। फ्रीज हो गए, देखा फ्रीज हो गए, ऐसी फ्रीज हो जाती है। आचार्य जी कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं तकनीकी दिक्कत है, आचार्य जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओके विनोद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, सैयद जवाद या जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो डिफेंस में बात कहते हैं, उनकी एक बात ये समझ में आती है कि भाई किताब है, पर्सपेक्टिव है, पढ़ने में क्या दिक्कत है? नहीं बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए ना। लिखने वालों ने
बड़े रिसर्च करके किताबें। हाँ ठीक है, ओके, सही है जवाब, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, ओके जो जिक्र लिखा हुआ है उसको देश को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ओके। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़नी चाहिए, देश के लिए अधिकार है। वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो अरे सैयद जवाद जी, आप ही बोलते रहेंगे क्या? सुन लीजिए संगीत रागी क्या कह रहे हैं, बड़े जानकार व्यक्ति हैं वो। ठीक है संगीत रागी जी, प्लीज ओवर टू यू। वो हमें पता है कितने नहीं, बिल्कुल है, पुस्तक आई है और उसको पढ़ना चाहिए। उनका मंतव्य है कि आरएसएस जो है वो आतंकवादी संगठन है, ये अच्छी बात है, ये वो अपनी बात रख रहे हैं, रखें। लेकिन दुनिया ये बात जानती है कि आतंकवाद और इस्लाम का एक हिस्सा एक दूसरे का पर्याय बन गया है, क्योंकि जैसे 57 इस्लामिक कंट्री हैं और एक भी कंट्री वहां नहीं है, एक आध दो को अपवाद छोड़ दो, जहां इस्लामिक आतंकवाद के, इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन काम नहीं कर रहे हैं। और दुनिया में जितने आतंकवाद के अड्डे हैं वो मूलतः इस्लामिक कंट्रीज और इस्लाम से संचालित हैं। अपवाद कहीं मिल सकता है। तीसरी बात, दुनिया में जितने भी जो गैर इस्लामिक देश हैं वहां पर जो सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है वो वही है जहां इस्लाम के मानने वाले हैं। दंगे का इतिहास यदि पूरी दुनिया में देखेंगे तो आपको क्रिश्चियन और हिंदू दंगे कहीं आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मुस्लिम वर्सेस अन्य ये दंगे आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। इसका एक निष्कर्ष साफ निकलता है, इस्लामिक समाज एक इंटॉलरेंट समाज है, अनडेमोक्रेटिक है। एक भी इस्लामिक देश ठीक है, नहीं एक मिनट, सही जवाब आ रहा हूं आपके पास, नहीं करेगी। लेकिन संगीत रागी जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहता हूं। संगीत रागी जी एक नहीं, जवाब साहब एक मिनट, सही है जवाब जी, एक छोटा सा सवाल मेरा है, मुझे लगता है कि ये हर मुस्लिम के मन में होगा। ठीक है संगीत जी 10 सेकंड में कंक्लूड कीजिए, एक छोटा सा सवाल है मेरा। 10 सेकंड प्लीज सर। भारत के अंदर आज के दिन में मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज्यादा है, लेकिन वही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सारे ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो ये इस्लामिक मानसिकता का प्रतीक है। दुनिया भर में इस्लाम और उसका यदि आप चरित्र देखेंगे तो इनटॉलरेंस का चरित्र। ठीक है, लेकिन संगीत रागी जी, और आपको संगीत रागी जी, मैं एक छोटी सी बात आपसे समझना चाह रहा हूं। संगीत रागी जी, मैंने आपको जिस तरीके से इंडोर्स किया, आप बड़े जानकार व्यक्ति हैं, मैं भाई छोटी सी बात आपसे समझना चाह रहा हूं कि जैसा आप इस्लाम को लेकर ये सोच रखते हैं, हो सकता है कि कल को आप किताब लिखे तो यही बातें लिखेंगे अपनी किताब में, तो यही बात किसी और ने अपनी किताब में लिख दिया, तो क्या आप उस किताब में लिखी हुई बातों को समर्थन देंगे कि हाँ भाई ठीक है, लोगों को पढ़ना चाहिए ये? उस हिसाब से अगर देखें तो मौलाना साहब जो मदरसे में वो किताब रखकर पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। अरे मुझे प्लीज टाइम दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं संगीत रागी जी। अरे नहीं, सही किया है जवाब। मैंने कहा कि आपको देवबंद के अंदर हिदाया नाम की 11वीं सेंचुरी का बुक पढ़ाया जाता है ना, वो एग्रेसिव जिहाद के बारे में बात करता है। आरिफ मोहम्मद खान ने यही सवाल मुसलमानों से उठाया था, देवबंदियों से यही सवाल उठाया था कि जिहाद की परिभाषा तुम्हारी क्या है, काफिर की परिभाषा क्या है। इसके बावजूद भी कहते हैं कि हम बड़ा शांति प्रिय था। ठीक है सर, ठीक है संगीत जी, ठीक है संगीत जी, मैंने आपको अच्छा खासा वक्त दिया। संगीत सर थोड़ा सा ओके, सैयद जवाब 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं अजहरी जी के पास जा रहा हूँ, बिलाल भाई आता हूँ आपके पास, विनोद जी आपके पास आता हूँ। 10 सेकंड सैयद जवाब। देखिए 10 सेकंड में मैं इनको बता दूं कि इन्होंने इस्लामिक टेररिज्म की बात करी, और आपने देखा इस्लामिक टेररिज्म को प्रमोट अमेरिका के द्वारा भी करा गया जब 26/11 हो गया, और उसके बाद तमाम चीजें हुई, और उसके बाद प्रमोशन करा। अभी रूस के ऊपर, उसके ट्रेड सेंटर के ऊपर जहां पे आम जनमानस है उसके ऊपर हमला होता है, किसी ने उसको आतंकवाद से नहीं जोड़ा। और आतंकवाद की जब तक डेफिनेशन नहीं डिसाइड होगी, ठीक है, चाहे अंतरराष्ट्रीय, अच्छी बात, ठीक है, ओके ओके, विनोद बंसल जी, ठीक है, विनोद बंसल जी प्लीज जल्दी से सर। आ रहा बिलाल भाई इसके बाद। अमेरिका ने पैदा किया है, ठीक है, चीन के अंदर इस्लामिक टेररिज्म अमेरिका ने पैदा किया है, हर जगह इस्लामिक टेररिज्म पैदा अमेरिका ने किया है क्या? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या इन्होंने रंगीला रसूल पढ़ी है क्या? क्या इन्होंने सटरिंग वर्सेस पढ़ी है क्या? क्या इन्होंने लज्जा पढ़ी है क्या? द रेज एंड द प्राइड ये पढ़ी है क्या? रेज अगेंस्ट द बेल ये पढ़ा है क्या आपने? पोर्टेबल एथियस्ट पढ़ा है क्या आपने?
ये सारी किताबें ठीक है सर, अच्छे रिसर्च के साथ, अच्छा, बहुत बढ़िया सर, ठीक है विनोद जी, बहुत बढ़िया, आपने अच्छे रिसर्च के साथ। लेकिन बिलाल भाई मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप वो लोग भी हैं, ये वैसे ही सवाल अजहरी जी से भी पूछना था, लेकिन 10-10 सेकंड है मेरे पास। बिलाल भाई मुझे जल्दी से बताइए 10 सेकंड में कि फिर जब बोला जाता है कि मदरसों के उत्थान के लिए हम कदम उठा रहे हैं या उसकी जांच करवा रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। लेकिन आप देखिए बिहार के मदरसे में क्या हो रहा है, वहां काफिर बताया जाता है, वहां पाकिस्तान से आई किताबें पढ़ाई जाती है। अभी ये हालिया प्रयागराज के मदरसे की कहानी छिपी नहीं है, तो फिर सरकार जब जांच करवाती तो गलत क्या? इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से संगीत रागी जी क्या नफरत बढ़ी हुई है ना, सुन लीजिए, जो नफरत बढ़ी हुई है नहीं, सरकार कार्रवाई करती तो गलत क्या है? सुन लीजिए 1 मिनट, अरे सर सुन लीजिए, बिलाल भाई 10 सेकंड, ओके 10 सेकंड बोल दो। ठीक है, ओके विनोद जी प्लीज। को गाली देते हैं, मुसलमानों को बंटवारे की बात करते हैं, जो नफरत संगीत रागी के दिमाग में बसी हुई है वो आरएसएस के विचार हैं, और आप आरएसएस को विरोध बताते हैं, तो ये नई ये बात जोड़ने की करते हैं। इनकी कहाँ गैर मर जाती है जब इस तरीके से हरियाणा के ऊपर बोलते नहीं है, जब महाराष्ट्र के अंदर हो जाती है, जब मर जाती है, जब बलात्कार करता है, जहाँ इनकी गैरत मर जाती है। ठीक है सर, लगातार चिन्मयानंद जैसे लोग। ठीक है सर, आप लोग इतने विचारशील हैं, बस इतनी सी बात में मैं ये डिबेट छोड़े जाता हूं कि अगर तो इसके पीछे कोई सोच है और जानबूझकर ये हो रहा है, तब तो सोचने की जरूरत है कि आखिर हम अपने आने वाली पीढ़ी को सिखा क्या रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी खबर आ गई।